नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि हमारा जो 7वां यूनिट है, 7वां यूनिट आर्थिक विकास की जीवन रेखाएं, ठीक है। आर्थिक विकास की जीवन रेखाएं हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन में, और उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था सड़क परिवहन के बारे में, जिसमें आपको 4 बड़े पिलर देखने को मिलते हैं: सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और आज ही हम क्या करेंगे, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने समाप्त नहीं कर पाया था और अभी हमारा 2-3 टॉपिक बच गया इसमें का, ठीक है। मतलब इसमें जो 2-3 पिलर थे, मैंने एक पिलर के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था, जिसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, ठीक है। और आगे आज हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर आज आगे के टॉपिक को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोगों को कल की क्लास पसंद आई होगी, और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था सड़क परिवहन के बारे में सड़क परिवहन के बारे में बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ देशों में हमारा भारत एक है, ठीक है। सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में भारत क्या है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो जिसके पास क्या है, लगभग 65 लाख किलोमीटर का क्या है, सड़क का जाल है, ठीक है। क्या है, सड़क का जाल है, या सड़क का बोल सकते हो नेटवर्क है, ठीक है। सड़क का नेटवर्क है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के रोडें शामिल है, जैसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड है ग्रामीण रोड है, और उसके बाद जो आपके रीजनल रोड जिसे आप बोलते हो सीमांत सड़कें, ठीक है। बॉर्डर रोड या बॉर्डर रोड बोल सकते हो, बॉर्डर रोड, जिसमें आपके इतनी प्रकार की सड़कें क्या है, शामिल है, ठीक है। जिसमें आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नेशनल हाईवे जो होती है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और जो आपका स्टेट हाईवे हो जाता है, वो स्टेट बनाता है। कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। वही बात करते हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है, इसे भी स्टेट बनाता है। एंड उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण जो सड़कें होती हैं, इसमें हमारा कुछ योजना के तहत, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिस भी गांव की आबादी 500 से अधिक है, वहां पर क्या करेगी, गवर्नमेंट वहां पर रोड बनाएगी, ठीक है, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो इसके तहत गांव में देखो, स्टेट भी बनाता है गांव में रोड को, और उसके बाद बॉर्डर पर जो रोड बनाता है, ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर बनाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक संगठन काम करता है, जिसके हम लोग बोलते हैं BRO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BRO। तो ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें कल आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं अपने भारत के बारे में। तो देखो, फैक्चुअल चीजें की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग NH44 के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, NH44 के नाम से जानते हैं। NH44, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, जिसकी लंबाई लगभग 3700 से अधिक है। कितनी है, लगभग, जिसकी लंबाई आप लोगों को बताना कितनी है, लगभग 4200 से अधिक किलोमीटर है, ठीक है। 4000 किलोमीटर से भी क्या है, 4200 बोल सकते हो आप लोग, 4200 से भी अधिक लंबाई है किसकी, इसकी। और ये भैया जोड़ता किसको है, जो हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है। ये किसे जोड़ता है, तो देखो, ये श्रीनगर से शुरू होता है। श्रीनगर भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु से शुरू होता है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के कहाँ तक जाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये हाईवे जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, इसका नाम है NH47A नाम है इसका, ठीक है। ये किसको जोड़ता है, तो देखो, ये जोड़ता है भैया कोच्चि को। किसको जोड़ता है, कोच्चि को, जो आपका कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है। इसको किससे जोड़ता है, तो केरला का एक द्वीप है, उससे जोड़ता है, ठीक है। तो कोच्चि को मल्लापुरम से जोड़ता है, ठीक है, कोल्लापुरम से जोड़ता है, कोच्चि को कोल्लापुरम से जोड़ता है, ठीक है। बात करते हैं सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है, और सड़कों का अधिकतम घनत्व कहाँ पर है। सड़कों का न्यूनतम घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और अधिकतम घनत्व कहाँ है। तो देखो, सबसे ज्यादा न्यूनतम जो घनत्व है एंड अधिकतम घनत्व तो भैया हमारा कहाँ पर है, अधिकतम जो घनत्व है वो है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में है। न्यूनतम घनत्व आप लोगों को बताना है। इसी के साथ साथ
सबसे ज्यादा पक्की जो सड़कें हैं, सबसे ज्यादा जो पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कें जम्मू कश्मीर में क्या सबसे न्यूनतम घनत्व है? सबसे ज्यादा जो पक्की सड़कें हैं, सबसे ज्यादा जो पक्की सड़कें हैं ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और सबसे ज्यादा जो कच्ची सड़कें हैं ये कहां पर है? सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें, सबसे ज्यादा कच्ची जो सड़कें हैं ये कहां पर है? सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों की बात करते हैं तो ये हमारे उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। तो ये सारा डाटा भी आपको क्या करना है? याद करना है कि सबसे ज्यादा रोड का घनत्व कहां पर है, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में है, सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें किस राज्य में है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व कहां पर है? एनएच जो सबसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? ये किसको किसको जोड़ता है? ये किसको किसको जोड़ता है? तो सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जोड़ता है आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर हमारा जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में। ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। और ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। वहीं बात करते हैं आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? NH-44 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH-44 बोलते हैं। और बात करते हैं सबसे छोटे हाईवे की, तो इसका नाम है NH-47A नाम है। क्या नाम है? NH-47। ये आपका कोच्चि बंदरगाह को किससे जोड़ता है? मल्लापुरम से जोड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हमारा जो दूसरा हमारा पिलर है, किसी भी देश का जो दूसरा पिलर होता है, ठीक है, उसका नाम है रेल परिवहन। जो दूसरी हमारी आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा सहायता करने वाला जो हमारे भारत की चीज है उसका नाम है रेल परिवहन। तो देखो ये हमारे भारत सरकार की बोल सकते हो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी है, क्या बैकबोन है। और ये हमारे भारत सरकार में क्या करती है? ये हमारे भारत सरकार को बहुत ज्यादा पैसा क्या करती है? अर्न कर देती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लोग लगभग जो 75% ट्रेवल होता है लोगों के द्वारा वो रेलवे के द्वारा होता है। 50% जो माल का आवागमन होता है वो रेलवे के द्वारा होता है। यहाँ तक कि भारत का जो रेलवे है विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। बात करते हैं सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे है वो है आपका रसिया का। किसका है? रसिया का है बात। तो और देखो एशिया में भारत सर्वाधिक, एशिया में जो रेलवे लाइन का नेटवर्क है वो सर्वाधिक भैया भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। वहीं विश्व में बात करते हैं तो विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व में बात करते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर है। देखो बात करते हैं रेलवे की, तो आपको पता है कि रेलवे में हमारे भारत में कितने लोग डेली यात्रा करते हैं, जिससे हमारे भारत सरकार को क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? पैसा मिलता है, ठीक है। जो क्या करते हैं? हमारे भारत की जीडीपी में क्या करता है? बहुत ही हेल्प करता है जीडीपी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो भारत सरकार है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, अगर बात किया जाए इंडियन जो गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा जॉब देने वाली जो फील्ड है, सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला सेक्टर है वो है आपका रेलवे, ठीक है। सबसे ज्यादा कर्मचारी काम किसमें करते हैं? रेलवे में करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा भी कमा के कौन देता है? रेलवे ही देता है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं भारत की रेलवे की, तो ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। चलिए बात करते हैं विश्व में। तो देखो विश्व में बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत होती है लंदन में। कहां पर होती है? लंदन में होती है। और लंदन के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चलाई जाती है, ये लंदन में, ठीक है। लंदन एक देश है, आपको पता है, जिसे यूके भी बोलते हो। तो देखो ये रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। यहाँ पर भाप इंजन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेलगाड़ी चली थी बेसिकली लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। और ये कहां पर चली थी? लंदन नामक देश, जिसे यूके भी कहते हैं और इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यूके कहते हैं और ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन, लंदन या यूके, ये सारा जो नाम है वो एक देश का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं लंदन में तो 1825 में चलाई गई, लेकिन भारत में कब चलाई गई? तो देखो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में भारत में भी चलाई गई। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, केवल और केवल 34 किलोमीटर चलाई गई, ठीक है। और ये चलाई गई मुंबई से थाने के ये दोनों स्थानों के बीच में चलाई गई और टाइम क्या था? 1853। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो देखो देश का लगभग 50% जो माल का परिवहन होता है वो रेलवे के द्वारा होता है।
75% जो हमारे यात्री ट्रैवल करते हैं पूरे भारत के, वो रेलवे के द्वारा करते हैं। तो देख सकते हो कि रेलवे का कितना महत्व है, ठीक है, रेलवे का परिवहन में भी कितना महत्व है और सामान ढोने में भी कितना यूज किया जा रहा है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। जोन क्या होते हैं भैया? तो देखो, जहां से एक ऐसा स्थान रेलवे का जहां से आपको पूरे भारत के लिए ट्रेनें वहां से जाती हो, उसे रेलवे जोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसे रेलवे जोन कहा जाता है। जैसे हमारा क्या है भैया, इलाहाबाद एक जोन है। तो आपको इलाहाबाद से हमारे भारत की जितनी भी ट्रेनें जहां पर जाती हैं, सभी स्थानों के लिए आपको ट्रेनें इलाहाबाद से मिल जाएंगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं, इसी तरीके से आपका चंडीगढ़ जोन है, इसी तरीके से आपका विशाखापट्टनम नया जोन जो बना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुल भारत में 18 जोन है, जिन्हें नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी 18वां जो जोन बना है, सबसे नया जोन बना है, उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको पता है ये शहर कहाँ का है? विशाखापट्टनम जो शहर है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है। और बात करते हैं भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, उसका नाम क्या है? तो देखो, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस नाम है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैक में आते हैं और एक डाटा को यहाँ पर सड़क परिवहन में, तो देखो ये जो मैंने NH44 की लंबाई बताया, ये 3700 किलोमीटर, कितनी है? 700 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। तो देखो, आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, इसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस नाम है। ये कहां से कहां तक चलती है? तो देखो, श्रीनगर से चलती है, कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। श्रीनगर से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। और टोटल 4246 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर की क्या करती है? 4286 किलोमीटर की क्या करती है? ये दूरी को तय करती है, ठीक है। 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये इस तरीके की हमारे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बन जाती है। बात करते हैं भारत में रेलवे लाइनों की। तो देखो, भारत में कुल 1,23,421 किलोमीटर का क्या है? रेलवे लाइन की लंबाई है। क्या है? रेल लाइन की क्या है? लंबाई है भैया, ठीक है। रेल लाइन की लंबाई है, ठीक है। कितनी लंबाई है? 1,23,000, 1 लाख यहाँ पर देख सकते हो, 1,23,000, ठीक है। 1,23,000 का इधर ही सैकड़ा, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, ठीक है। 12,35,421 किलोमीटर। वहीं अगर रोड से तुलना करते हैं तो ये लगभग आपकी 53 गुना, ठीक है। 53 लाख क्या है? कम है। रोड कितना था आपका? 65 लाख किलोमीटर, 65 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई थी। लेकिन आपको देख सकते हो यहाँ पर, हम रोड को तो घर तक बना सकते हैं, रोड को हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रोड है वो तो हमारे घर तक आ सकता है। लेकिन रेलवे का एक क्या होता है? फिक्स रूट होता है। फिक्स रूट होता है मतलब ऐसे सुगम क्षेत्रों में इन्हें बिछाया जाता है जहां से ट्रेन आसानी से आ जा सके, ठीक है। ऐसे हमारे भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर इन रेलवे लाइनों को बिछाना संभव नहीं है। जैसे बात करते हैं आपका राजस्थान का दलदली जो क्षेत्र है, वहीं बात करते हैं आपका जो हिमालय का हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर रेलवे लाइन का बिछाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही क्या है, उबड़ खाबड़ या फिर पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर रेलवे लाइन का बिछाना संभव नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या है? रेलवे लाइन है नहीं भैया। हमारा जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट का हमारा भारत है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का भारत है, ठीक है, ये पूरा जो लाइन क्या है, यहाँ से पूरा हिमालय गुजरता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुल स्टेशन की। तो देखो 7325 हमारे तो भारत में कुल स्टेशन है। वही रेल मंत्री की बात करते हो तो देखो, हमारे जो रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री, उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव नाम है भैया। इनका भी नाम आप लोग याद कर लो। ये हमारे क्या है? वर्तमान समय के क्या है? वर्तमान समय के रेल मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान समय के क्या है? रेल मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान समय के हमारी जो 18वीं लोकसभा चल रही है, इसके हमारे जो मंत्री हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। उम्मीद है हमारा जो रेलवे परिवहन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें यहीं पर लिखी गई हैं जो मैं यहाँ पर अभी बताया, ठीक है। ये सारी चीजें यहीं पर लिखी गई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आपको जब PDF मिलेगी तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जो मैंने बताया सारा चीज वही है, ठीक है। ये यहाँ पर पुराना डाटा दिख सकता है, मैंने आपको नया डाटा बताया है, ठीक है। यहाँ पर स्टेशन यहाँ पर जो मैंने बताया ये पुराना डाटा है और जो मैंने बताया वो नया डाटा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें जो फैक्चुअल चीजें वो सही है डेट, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया वो 2023, 24, 25 का डाटा है और यहाँ पर जो डाटा है थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। रेल का विकास की बात करते हैं
तो देखो रेल भारत के मैदानों की समतल जमीन, अत्याधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि संसाधनों की परिचालनता रेल के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसा स्थान जो क्या है, जो कि समतल है, क्या है, समतल है, मैदानी क्षेत्र है, वहीं पर इन रेलवे लाइनों को क्या करना, बिछाना संभव है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें बिछाना संभव नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो बहुत चुनौती भरा रहता है। आगे बात करते हैं पाइपलाइन की। किसकी बात करते हैं? पाइपलाइन की बात करते हैं। तो देखो पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से भी भैया क्या किया जाता है, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं पाइपलाइन की। तो देखो अभी पाइपलाइन में हमारा भारत उतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि हमारे पूरे भारत में पाइपलाइन का नेटवर्क है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे कुछ देश जैसे रसिया हमारा एक देश है, वो क्या करता है, कुछ क्रूड ऑयल को, है ना, अधिकतर क्रूड ऑयल को तो वो क्या करता है, यूरोप में क्या करता है, भेजता है। ठीक है, लेकिन अब भारत भी क्या कर रहा है, भारत भी ऐसे हमारे जो डेवलप कंट्री है उनका नकल कर रहा है और अपने भारत के अंदर भी क्या कर रहा है, पाइपलाइनों का अधिकतर बहुत ही फास्ट तरीके से विस्तार कर रहा है। क्योंकि आपको पता है इससे ना कोई ट्रैफिक होता है, ठीक है, इससे ना कोई ट्रैफिक होता है और ना ही कोई ऊर्जा खर्चा होती है एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर पाइपलाइन की, जिससे कौन सी वस्तु अब पहुंचाया जाता है। तो देखो हमारी जो नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है, नेचुरल हमारी जो गैसेस होती है जिन्हें आप जलाते हो, चाहे वो आपकी सीएनजी हो या फिर आपकी जो एलपीजी होती है, ठीक है, इन्हें बंदरगाह से क्या किया जाता है, वाहनों के द्वारा ढोकर लाया जाता है या रेलवे के द्वारा क्या किया जाता है, लाया जाता है, भारत के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अगर यही बंदरगाह से भारत के हर एक कोने तक पाइपलाइन की अगर सुविधा हो जाती है तो ना तो रेलवे का यूज करना पड़ेगा और ना ही वाहन का यूज करना पड़ेगा। तो सोचो कितना टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है, और पैसा बचेगा, ठीक है, और ऊर्जा की बचत भी होगी, पैसा बचेगा और ऊर्जा की बचत भी होगी। और ये जो गैस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच भी जाएगी, आसानी से पहुंच जाएगी, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि पाइपलाइन जो हमारा परिवहन है ये भी क्या होता है, बहुत ही क्या होता है भैया, सुगम होता है। ठीक है, बहुत ही सुगम और सरल होता है। तो देखो पाइपलाइन को बिछाने में बहुत अधिक खर्च आता है, खर्चा एक बार आएगा लेकिन आपका बार बार का पैसा बचेगा। ठीक है, बहुत ही खर्च आता है क्योंकि इसमें सारा पाइप आपको खरीदना पड़ता है खुद, फिर उसके बाद उसे खोद कर लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगता है, टाइम के भी खर्चा, बहुत ही मेहनत भी, श्रम भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। लेकिन बात करते हैं एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी आपका बार बार का पैसा बचता है। ठीक है, इससे परिवहन में होने वाली देरी और नुकसान से भी बचा जा सकता है। मतलब इससे ना तो परिवहन में खर्चा होगा कोई भी, ना तो पेट्रोल डीजल ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्चा नहीं होगी, टाइम भी बचेगा। ठीक है, जितनी तेज आप रेलवे से इसे ढोकर ले जाओगे उससे कम समय में ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ वर्षों पहले तक पाइपलाइन का उपयोग केवल पानी की सप्लाई करने में किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग किसमें किया जाएगा। तो देखो हमारा जो क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, गैसेस जो आती है, ठीक है, इन सबके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी किया जाने लगा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि हमारी जो कुछ पाइपलाइन योजनाएं चल रही हैं, जो कि बरौनी, मथुरा और पानीपत जैसे स्थानों पर तेल रिफाइनरी के रूप में प्रयोग की जा रही है पाइपलाइन। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे रूरल एरिया में भी क्या किया जा रहा है, गांवों से पाइपलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है, वो चाहे पानी ले जाने के लिए हो या गैसेस ले जाने के लिए हो। ठीक है, भारत में पाइपलाइन 3 मुख्य नेटवर्क है, कौन कौन सा है, ऊपर असम में गुवाहाटी से होते हुए कानपुर, बरौनी और इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद तक है, और बरौनी से राजमंद तक होते हुए हल्दिया कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। गुवाहाटी कहाँ है, ये भी आपका असम में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मुख्य पाइपलाइन क्या है, नेटवर्क है। आगे बात करते हैं जल परिवहन की। तो देखो जल परिवहन, सबसे सस्ता जो परिवहन मैंने बताया कौन सा था, वो जल परिवहन था। और सबसे महंगा परिवहन कौन सा था, तो ये हमारा क्या सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन होता है भैया, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जल परिवहन है। जल परिवहन सबसे सस्ता क्यों है, तो देखो इसमें हमारे जो पूर्व में हमारे जो शिप हुआ करते थे उनमें तो कोई ना तो कोई इंजन लगता था, ना तो कोई फ्यूल लगता था। वो जो जहाज होते थे वो हवाओं की गति से चलते थे। लेकिन अब हमारे पास जैसे जैसे देश विकसित हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा डेवलप क्या कर रहे हैं, विकसित जहाज बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और विकसित जहाज बना रहे हैं, जिसकी सहायता से हमारे जो जहाज होते हैं वो आसानी से समुद्र में क्या करते हैं, चलते हैं, जिनसे क्या होता है, फ्यूल कम खर्चा होता है और सामान ज्यादा पहुंचता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही सस्ता परिवहन हो जाता है। भारत में बात करते हैं तो भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, नदियों,
तो कुल 3700 किलोमीटर का भैया क्या है रास्ता है, लंबी राजमार्ग है, पानी का राजमार्ग की बात हो रही है, ठीक है, पानी की मार्ग की बात हो रही है। तो हमारे पास टोटल कितने लेंथ का है, हमारे पास टोटल 3700 किलोमीटर का पानी का मार्ग है, ठीक है। पानी का मार्ग भैया, हमारे भारत के अंदर कोई समुद्र तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो नदियां हैं इन्हीं में हम क्या करते हैं रास्ता बनाए हुए हैं, इन्हीं में हम क्या बनाए हुए हैं रास्ता बनाए हुए हैं। जिसमें उत्तर में अगर बात किया जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, अगर दक्षिण में बात करें तो 11% आपका केरला में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, भारत का जो 95% जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, दूसरे देशों से जो हमारा व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। कहां पर होता है, समुद्र मार्ग से होता है, ठीक है। और वही बात करते हैं, भारत में 13 इसी समुद्र मार्ग के लिए क्या बनाए गए हैं, 13 बंदरगाह बनाए गए हैं, जहां पर जहाज जाके रुकते हैं, ठीक है, और दूसरे देशों से लाए हुए सामान को हमारे देश में वहां से भेजा जाता है। तो 13 तो बड़े बंदरगाह हैं और आपके 200 क्या है, छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। ये बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें आपकी कांडला बंदरगाह, JNPT बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, विभिन्न प्रकार के आपके बंदरगाह हैं जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित है। इन बंदरगाहों को हम क्या करेंगे, इन बंदरगाहों को हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे हमारे भारत में कौन से राज्य में कौन से बंदरगाह हैं, ठीक है। ये आपसे आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में एक बंदरगाह पूछा गया था, ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, इन बंदरगाहों को देखते हैं। तो देखो आपका जो मुंबई बंदरगाह है, विशेषता देख लेते हैं कौन से बंदरगाह की क्या विशेषता है, ठीक है। तो ये आपके बंदरगाह को विशेषता आपको याद करना है। तो जो 4 आपके बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें आपका पहला बंदरगाह है एक नावा सेवा, ठीक है, JNPT मतलब मुंबई बंदरगाह जिसे जानते हो, ये आपका क्या है, ये आपका इसका सपोर्टिव बंदरगाह है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है JNPT बंदरगाह, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और नावा सेवा इसका क्या है, एक एंड आप बोल सकते हो इसका एक सहायक बंदरगाह है। नावा सेवा भी एक बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है, ये आपका सहायक बंदरगाह है। आगे बात करते हैं कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। और एक ये क्या है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय क्या होता है, ज्वार भाटा, आपने सुना होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारे समुद्र का पानी उठता है और गिरता है तो उसे ज्वार भाटा बोला जाता है। और यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ कच्छ की खाड़ी पड़ती है और उस कच्छ की खाड़ी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण ये बंदरगाह वहीं पर स्थित है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ ज्वार भाटा बहुत आते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो देखो देश का ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा भी बंदरगाह है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और उसके साथ साथ ये हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। आगे बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की। तो देखो चेन्नई बंदरगाह है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब होता है जिसके मानव ने क्या किया है, खोद के बनाया है, उसे कृत्रिम बोला जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो चेन्नई बंदरगाह ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य बंदरगाह हैं, लेकिन अभी हमें 9 बंदरगाह को और पढ़ना है, क्योंकि इनकी विशेषता तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, कृत्रिम बंदरगाह कौन है। तो ऐसे करके आपको विशेषता भी पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, JNPT बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद करना है सबका नाम। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने भारत का मैप बनाया है, भारत का मैप बनाया है। ये आपका गुजरात राज्य है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कांडला बंदरगाह लिखना है। ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका क्या है, गोवा है, क्या है, गोवा है। ये आपका कर्नाटका है, ठीक है, ये आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा, ठीक है, ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर सभी जगह क्या है, ये सभी जगह यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है, सभी जगह यहाँ पर एक न एक क्या है, बंदरगाह है। तो सभी बंदरगाह को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। सभी बंदरगाह का नाम यहाँ आपको क्या करना है, लिखना है, और उसके बाद इन बंदरगाह का नाम याद भी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है, कांडला बंदरगाह। और दूसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं, एक का नाम है JNPT, एक का नाम है JNPT, एक का नावा सेवा नाम है। क्या नाम है, नावा सेवा नाम है, ठीक है। और यहाँ गोवा में जो देखने को मिलता है उसका नाम है मोरमुगांव। क्या नाम है, मोरमुगांव नाम है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का एक्सपोर्ट अधिक किया जाता है। कर्नाटका में यहाँ पर मैंगलोर पोर्ट है। क्या है, मैंगलोर पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है,
कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह जिसे क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको दो बंदरगाह देखने को मिलते हैं। एक का नाम है तूतीकोरिन, एक का नाम है एन्नोर। ठीक है, यहाँ पर एक का नाम क्या है तूतीकोरिन, एक का नाम है एन्नोर। ठीक है, तो दोनों का नाम लिख लेना है, या फिर इसे चेन्नई बंदरगाह भी कहते हैं, चेन्नई पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो बंदरगाह देखने को मिलते हैं। पहले का नाम है तूतीकोरिन और एक का नाम है एन्नोर। ठीक है, क्या नाम है? एक का नाम है तूतीकोरिन, एक का नाम है एन्नोर, या फिर इसे पूछ लिया जाता है चेन्नई पोर्ट भी बोल दिया जाता है। आगे विशाखापट्टनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही आपका विशाखापट्टनम है। क्या नाम है? विशाखापट्टनम है। यहाँ पर उड़ीसा में आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिल जाता है। क्या कौन सा? पारादीप बंदरगाह देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा, यहाँ पर यहाँ से भी क्या किया जाता है? लोहे का जापान के लिए लोहे का एक्सपोर्ट किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे कोलकाता पोर्ट, ठीक है, जिसे कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पोर्ट? कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह। तो देखो सभी इस बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण है, मैंने सबका नाम लिख दिया है। आपको क्या करना है? सभी राज्य का नाम यहाँ लिखना है। ये क्या है अपना? ये अपना भैया गुजरात है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका मुंबई है। क्या है? मुंबई, जिसे आप महाराष्ट्र कहते हो। ये आपका क्या है? गोवा है। ये आपका कर्नाटका है। ये आपका क्या है? ये आपका केरला है, केरला है। ये आपका क्या है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। और ये आपका क्या है? उड़ीसा है। ये क्या है? उड़ीसा है। और ये आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो देखो यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 राज्य आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपके भारत के 13 मुख्य बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं। 1 बंदरगाह, 2 बंदरगाह, 3 बंदरगाह, 4, और उसके साथ 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपको 10 दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके जो और मुख्य हैं, दो आपके और मुख्य, 2 3, ठीक है, वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो बंदरगाह है आपके हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके ये जितने भी बंदरगाह मैंने लिखा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। आपको जितने भी बंदरगाह की विशेषता मैंने लिखाया उनको याद करना है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर बंदरगाह मैंने लिखा है, इनका राज्य याद करना है, नाम याद करना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। मैंगलोर जो पोर्ट है, यहाँ से लोहे का अधिक एक्सपोर्ट किया जाता है। पारादीप है, यहाँ से लोहे का अधिक एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब चीजों को आपको क्या करना है? याद करना है। इसके साथ हम क्या करेंगे? हमारा जो नेक्स्ट परिवहन है, ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर जो हमारे जो जल मार्ग बनाए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं कि हमारा नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां से कहां तक है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो देखो हमारा जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये हमारी गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर है, और ये हमारे इलाहाबाद से जाता है, कहां तक जाता है? हल्दिया तक। हल्दिया कहां पर है? हमारा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये गंगा नदी पर है। कहां पर है? ये हमारे गंगा नदी पर है। ये हमारे गंगा नदी पर है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, जस्ट 2 साल बाद 1988 में क्या कर दिया गया? 1988 में दूसरा वाटरवे की स्थापना कर दिया गया, और दूसरा वाटरवे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है? दूसरा वाटरवे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि धुबरी से सादिया से धुबरी के बीच में क्या है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? 897 किलोमीटर। देखो आपको डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं याद करना है, ये केवल नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है। बाकी आपको केवल क्या याद करना है? ये आपका स्थान याद करना है, नदी याद करना है, और इस नेशनल वाटरवे का नाम याद करना है। जैसे आपसे पूछा जाए नेशनल वाटरवे फर्स्ट किन 2 स्थानों के बीच में है, तो देखो ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। ठीक है, इसका पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में और इलाहाबाद आपका यूपी में है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी, दोनों असम के बीच के स्थान है, और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 897 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। 2 साल बाद इसे बनाया गया था, मतलब 1988 में। वही बात करते हैं नेशनल वाटरवे थर्ड की, तो देखो ये कोल्लम से कोट्टापुरम, और ये चंपकारा नदी, चंपकारा कैनाल, ये एक नहर पर बनाया गया वाटरवे है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 205 किलोमीटर है।
देखो इसे 5 साल बाद बनाया गया था, 1993 में बनाया गया। अगले वाटरवे की बात करें अगर, तो देखो नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा 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 से मरकानम, ठीक है। ये आपके गोदावरी नदी, कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी पर है। ये आपका ये वाटरवे कृष्णा नदी पर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 1095 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। नेशनल वाटरवे 5 की बात करते हैं तो ये दोनों आपको क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट एंड सेकेंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। और 5वें की बात करते हैं तो छरबतिया और धमरा के बीच में है, ये ब्राह्मणी नदी और मताई नदी के बीच में है। 623 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है, इसे भी 2008 में बनाया गया था। और आपका जो नेशनल वाटरवे 6 है, ये अभी भैया क्या प्रस्तावित है, अभी ये बना नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? ये देखो लखपुरा से भांग के बीच में है और बेकल नदी और कुन्नूर नदी के बीच में है और ये केरला में है, ठीक है। 368 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस बताई जा रही है और अभी ये पूर्ण रूप से बना नहीं है, ये हमारे केरला राज्य में स्थित है। तो देखो मैंने टोटल आपके भारत के जितने भी वाटरवे हैं मैंने इन्हें क्या कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है, आपको बता दिया है। और यहाँ पर भी मैंने सारी चीजें लिख लिया है, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, नेशनल वाटरवे दूसरा कहां पर है, ठीक है, किसके बीच में है ना। और उसके साथ साथ जो आपके बताया गया पतन के बारे में, पतन मतलब पोर्ट के बारे में, तो पोर्ट के बारे में मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद संचार सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टेलीफोन, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्लास को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और यदि आपको क्लास पसंद आती है, हमारे जितने भी क्लास के कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो अपने दोस्तों तक जरूर क्लास को शेयर करो। और जेएमएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।